पढ़ा भी ले अब। हेलो ही बोल दे तू। अरे तू बोल जो तुझे बोला। तू क्या बोलती? हेलो गाइस। अच्छा, तो हेलो गाइज, अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें करंट लाइबिलिटीज़ जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ करंट लाइबिलिटीज़ होती क्या है, उसके बाद हम थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, वापस करना होता है। जो पैसा हमें एक साल के अंदर अंदर, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। वैसे तो लाइबिलिटीज़ के 3 स्टेजेस होते हैं, बट आपके में ज़्यादा स्टेजेस दे नहीं रखे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप 11th में अकाउंट्स लेते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। बस बहुत पढ़ा लिया। और यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक दे रखा है प्रोविजन। तो प्रोविजन वो चीज़ है, चलो आपको प्रोविजन पहले बता देते हैं प्रोविजन होता क्या है। तो प्रोविजन हम अपने कंपनी के ओपनिंग ईयर, जो कि बस पढ़ा लिया कंपनी की शुरुआत में ही हम इसको निकाल के रखते हैं। प्रोविजन एक सर्टेन अमाउंट होता है, पढ़ा है मजा सारा थोड़ा। तो प्रोविजन एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसे हम अपने आने वाले कंपनी में लॉसेस के लिए निकाल के रखते हैं। चल हो गया तेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट्स एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो है इसका लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में जो है हम अपना पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है। अभी आप सब खुश हो गए होंगे कि इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपने सारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो पूरे करके ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आधा समझने से कुछ फायदा नहीं है। पहले 1st to 4th पार्ट देखिए, उसके बाद आप ये वाले वीडियो को देखना। तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाट डू टर्म्स लाइक ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल मीन्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले में क्या दे रखा है, सबसे पहले में दे रखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल। Authorized capital is the maximum capital that a company is authorized to raise। अब देखो, ये समझने से पहले आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको ये पता है कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, शेयर्स होते हैं। तो अब सबसे पहली बात आप ये समझो कि अगर एक कंपनी है, अब उस कंपनी को क्या कर रखा है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी कितने भी शेयर्स निकाल सकती है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि ये कंपनी इतने शेयर्स ही निकाल सकती है। तो वो लिमिट जो है वो अगर हम सेट कर दे कि ये इतने शेयर्स जो है वो यहाँ पे अलॉट कर सकती है। अब उसके बाद अब जो शेयर्स हैं उसका प्राइस भी एक लिमिटेड एक सेट कर देता है हम कि इस प्राइस में हम इस शेयर को बेचेंगे। तो वही दे रखा है कि जब हम क्या करते हैं, जब एक कंपनी एक शेयर किसी नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या करती है, अलॉट करती है। और उसमें भी जो है क्या है, उसके जो प्राइस हैं है ना, जो उसका प्राइस है शेयर का वो भी लिमिटेड है। तो उसे जब वो अनाउंस करेगी, तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 100 शेयर क्या करती है, अनाउंस करती है, और उसके एक शेयर की प्राइस क्या है, 10 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल कितनी आई, तो टोटल कैपिटल हमारी जो कंपनी है वो कितनी रेज कर सकती है, 1000 रुपये रेज कर सकती है। तो वो यही हमें बता रखा है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स वो निकाल सकती है और लिमिटेड प्राइस वैल्यू से बेच सकती है। तो उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा दिया है यहाँ पे हमें इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल पढ़ लेते हैं। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर being subscribed by members of public और एनीबडी। यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, इशूड कैपिटल का मतलब है कि अब एक कंपनी को अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ओके, तो हम वापस अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो वो बीच में दादी आ गई थी तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था, अब दोबारा देख लेते हैं। तो देखो इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर ऑफ द पब्लिक और एनीबडी। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, एक कंपनी है, उसने क्या करे, शेयर्स अलॉट करे। अब अगर हम क्या है एग्जांपल देते हैं कि वो कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है, निकाल सकती है, पब्लिश कर सकती है। तो अब उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर हम बोलते हैं कि कंपनी बस 1000 शेयर ही क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अभी के अभी सारे 1000 के 1000 अभी अलॉट कर देगी लोगों के बीच में, अभी 1000 के 1000 अपने शेयर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देगी, इशू कर देगी। तो वो नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जितने शेयर्स जो है वो इशू करती है
अपनी पब्लिक के बीच में और जो भी और लोग हैं उनके बीच में। तो जितने शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए, यानी कि अगर 1000 शेयर्स हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो उसमें से अगर हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ 800 ही अलॉट कर रहे हैं, 800 ही दे रहे हैं। तो अब इसे जो खरीदने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इशूड कैपिटल का पार्ट हो जाएंगे। तो ऑथराइज्ड मतलब कि टोटल हम कितना कर सकते हैं, टोटल प्राइस क्या है, तो हो गई ऑथराइज्ड कि कंपनी कितना रेज कर सकती है। इशूड में हो गए कि हमने कितने इशू करे मार्केट में, तो ये हमारा हो गया। अब हम अपना तीसरा देख लेते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझने से पहले आपको पेड अप कैपिटल समझना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको पेड अप कैपिटल समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझाऊंगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पेड अप कैपिटल, तो ये हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम अपना सब्सक्राइब कैपिटल को समझेंगे। तो पेड अप कैपिटल, तो इसे देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल रेफर टू द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल which has been actually paid by the shareholders. Some of the shareholders might have defaulted in paying the called up money. Some defaulted amount is called as errors from the called up capital. Cause and errors is deducted to obtain the paid up capital. अब देखो, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल, पेड यानी कि दे दिया पैसा, पेड हमने पे कर दिया। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, एक कंपनी है, उसने शेयर्स अलॉट करे। अब जब वो उसके टोटल शेयर्स यानी कि पूरी लिमिट वाले टोटल शेयर्स, लिमिटेड शेयर्स वो और लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स का जो प्राइस है वो, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऑथराइज्ड शेयर। अब उस लिमिटेड शेयर्स में से कितने अलॉट हुए वो होते हैं, कितने इशू हुए वो हुए इशूड शेयर। तो अब देखो, अगर शेयर है हमारे 1000 शेयर है ना, इसमें से हमने अलॉट करे 800 शेयर्स अलॉट कर दिए है ना। अब जब हमने 800 अलॉट करे हैं तो अब जरूरी तो नहीं कि 800 के 800 बिक जाएंगे, है ना। अगर हम आज 100 टी शर्ट बेचने जा रहे हैं तो जरूरी तो नहीं ना, हमारे पास 1000 टी शर्ट का क्या है, पैक है, 1000 में से आज हम 500 बेचने जा रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि 500 की 500 आज ही बिकेंगी। तो ऐसा ही यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जब हम क्या करते हैं, देखो कि टोटल एक कंपनी है, उसमें क्या है 1000 शेयर्स वो अलॉट कर सकती है, ठीक है। अब 1000 में से जो है, देखो अगर मैं एक सीधा एग्जांपल दूं, कंपनी के टोटल लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, जो एक लिमिट तक कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, वो है 2000। तो 2000 क्या है, कंपनी के टोटल लिमिटेड शेयर्स है कि वो इतने अलॉट कर सकती है। लेकिन इसमें से वो अभी क्या कर रही है, वो पब्लिक को अभी सिर्फ 1000 ही इशू कर रही है। अब इशू करे हुए में से सिर्फ 800 ही क्या करते हैं, बिकते हैं, यानी कि 800 में ही क्या आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 1000 में से सिर्फ 800 गए, तो 200 तो रह गए ना अभी। तो यहाँ देखेंगे यार, अभी पे कितने के हुए, अभी पैसा कितनों का आया, सिर्फ पेड अप कैपिटल अगर हम देखें तो सिर्फ 800 की पेमेंट हुई है। तो वही यहाँ पे हमें दे रखा है कि जितनों की पेमेंट हो जाती है, जितनों की पेमेंट हम कर देते हैं, तो वही क्या होते हैं हमारे पेड अप शेयर्स। ये वही है, जितने शेयर्स की पेमेंट हम कर देते हैं तो वही हमारे पेड अप कैपिटल में आता है कि उन शेयर्स को हमने क्या कर दिया, पे आउट कर दिया। तो हमारे पेड अप कैपिटल हमारे हो गया। अब मैं आपको जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल को वापस से समझाती हूँ। यहाँ पे अगर हम अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को देखें तो यहाँ पे क्या देखा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब देखो यहाँ पे इशूड कैपिटल का कैसे पार्ट है कि देखो जितने इशू हुए होंगे, है ना। अब मैं वापस उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, पेड अप कैपिटल पे। तो देखो अगर एक कंपनी है, कंपनी के टोटल लिमिटेड शेयर्स क्या है, 2000 है। 2000 में से वो इशू कितने कर रही है, इशू कर रही है वो 1000 शेयर्स को। अब 1000 में से भी कितने बिक रहे हैं, सिर्फ 800 बिक रहे हैं। तो ये 800 क्या हो गए, पेड अप कैपिटल वाले हो गए। अब अगर हम देखें तो ये इशूड कैपिटल से सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिलेटेड है, रिलेटेड पेड अप से भी है और इशूड से भी है, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो अब देखो ये जो 1000 शेयर में थे, इनमें से 800 क्या हुए, मतलब 800 बिक गए, बचे हुए 1000 में से 800 बिक गए, तो कितने बचे, 200 बचे। अब 200 क्या हुए, 200 बिके नहीं है। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होगा, जिन्होंने पेमेंट कर दी है वो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे कंपनी में। अब इन 800 में से आने वाले जो 200 लोग हैं, अब जैसे जैसे वो 200 लोग पेमेंट करते रहेंगे तो वो 200 भी क्या होते रहेंगे, वो हमारे सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब होते रहेंगे। तो जो पेमेंट करते जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपनी में सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल भी आया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ये कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स देती है, शेयर्स इशू करते हैं, इशू में से भी जितने बिकते हैं वो, अब जिनकी पेमेंट हो गई वो हो गए हमारे
पेड अप कैपिटल। अब जो बचे हुए हैं अब वो क्या है, जैसे जैसे वो भी पेमेंट कर देंगे तो जो पेमेंट कर देते हैं वही क्या हो जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट हो जाता है। उन्होंने कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। अब देखो, कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। अब अगर हमने क्या करा, कंपनी के पास 1000 शेयर, 2000 टोटल लिमिट थी, 2000 में से 1000 उसने क्या करे, अलॉट किए। अलॉट किए हुए में से 800 क्या आई, 800 की पेमेंट आई। अब अगर हम देखें कि अगर एक शेयर की प्राइस हम क्या रखें, 10 रुपये रखें, तो 800 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, है ना, क्योंकि 800 क्या हो गई, 800 शेयर्स की पेमेंट आ गई है। तो अगर एक शेयर की प्राइस क्या है, 10 रुपये है, तो 800 शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, 8000 रुपये हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि कंपनी को अभी क्या है, सिर्फ 4000 रुपये की ही जरूरत है, तो वो बाकी के 4000 का क्या करेगी। अब बाकी के 4000 का वो कुछ नहीं करेगी, वो क्या करेगी, जितने अलॉट हुए हैं, जितने लोग सब्सक्राइब हुए हैं, उनको क्या करेगी, कॉल करके बोलेगी कि अभी हमें सारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो अपने कुछ ही इन्वेस्टर्स का 4000 रुपये लेगी कि अभी हमें पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, तो अभी आप क्या करो, अभी आप बस हमें 4000 रुपये ही दे जाओ। जब हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल अप करके क्या बोले लेंगे, अपनी पेमेंट हम वापस ले लेंगे। जैसे अगर आपने 1000 रुपए की क्या खरीदी, टी शर्ट खरीदी, है ना। अब आपने अब सुनो एग्जांपल देती हूँ दोबारा से, कि अगर एक अंकल हैं, वो 1000 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, है ना, तो अब वो क्या कहते हैं, अगर आपने क्या करा, अभी आपने उन्हें क्या बोला कि देखो भाई हमारे पास ये 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपने इन्हें 1000 रुपये दे दिए। अभी अगर वो अंकल देखे अपने बटुए में कि वो देखते हैं कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, और वो सोचे कि मुझे 1000 रुपये की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अभी 500 रुपये की जरूरत है, और आपकी और उन अंकल की बहुत अच्छी जान पहचान है, तो वो आपसे क्या बोलेंगे कि बेटा अभी मुझे बस 500 रुपये की जरूरत है, तो एक काम करो कि आप 500 रुपये मुझे क्या करना, जब मुझे बाद में कभी जरूरत पड़े, जब मेरे पास पैसे ना हो, तब आप मुझे वो 500 रुपये दे देना। तो ऐसे ही यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल में है कि अगर कंपनी वालों को अभी क्या है, 8000 की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें अभी बस 4000 रुपये की जरूरत है, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, सिर्फ अभी 4000 लेंगे, और जब फ्यूचर में 4000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो वो कॉल्ड अप करके अपने इन्वेस्टर्स को बोल देंगे कि आप हमें वापस से जो हमारी पेमेंट रह गई थी वो आप हमें दे सकते हैं। तो यही हमारे जो सारे कैपिटल का जो मतलब था, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, इन सब का मतलब मैंने आपको अब समझा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एंड अंडर लोन्स, तो वो हम क्या है देख लेते हैं जरा से। तो हम अपना नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अंडर लोन्स फंड। तो यहाँ पे देखो कि जब हम लोन फंड जब हम लेते हैं, यानी कि जब हम लोन लेते हैं, फंड का सीधा सीधा मतलब होता है मनी, तो इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज होता है, फंड नाम की ये क्या बला आ गई। फंड का मतलब होता है सीधा सीधा मनी। तो देखो, जो हम मनी लेते हैं, उधारी पे जो हम पैसा लेते हैं, वो होता है दो तरीके का, एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अब बस हमें यही डिफरेंशिएट करना है कि सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, तो फिर भी हम एक बार बता देती हूँ इसे रीड करके। सिक्योर्ड लोन्स आर द बोरोइंग्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी दैट इज अगेंस्ट, आई का मतलब होता है दैट इज, आई होप आपको पता ही होगा, है ना। तो सिक्योर्ड लोन्स आर द बोरोइंग्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी दैट इज अगेंस्ट mortgaging some immovable property or hypothecating and slash pledging some movable property of the company. This is known as creation of charge which safeguards creditors in the event of any default on the part of the company. They are in form of debentures, loan from financial institute and loan from commercial bank. तो notice that in case of XYZ Company Limited, it was rupees 353.34 crore is on March 31st 2005. तो अब देखो यहाँ तक दे रखा है हमें सिक्योर्ड लोन्स और इसके आगे का है हमारा अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सिक्योर्ड लोन्स के बारे में क्या बता रहा है, सिक्योर्ड लोन्स के बारे में बताया गया है कि सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब यहाँ पे हमें क्या देखा है, सिक्योर्ड लोन्स का मतलब वो होता है कि वो वाली बोरोइंग्स, वो उधारी जो हम क्या करते हैं सिक्योरिटी के तहत लेते हैं। सिक्योरिटी यानी कि एक सेफ गार्डनेस जो होती है हमारी, यानी कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ में ले रहे हैं जो पैसा हम उधार लेते हैं। जैसे हम जो लोन लेते हैं, है ना, जो हम बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं, डिबेंचर से लेते हैं। अब डिबेंचर्स मतलब आप सोचोगे डिबेंचर्स तो हमारी सिक्योरिटी में आता है, तो हाँ देखो दो तरह की सिक्योरिटी की बात चल रही है। यहाँ पे एक बात चल रही है
सिक्योर्ड लोन्स की, कि जहाँ पे पूरी सावधानी बरती जाती है जब हम कोई लोन लेते हैं। और दूसरी यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है, डिबेंचर। डिबेंचर में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या देता है, लोन देते हैं कंपनी को, ताकि और फिर बदले में क्या देता है, रिटर्न लेते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स का वही मतलब है जब हमें एक फॉर्मल तरीके से, एक करेक्ट तरीके से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन लेते हैं, कि हमें अगर हम पैसा ले रहे हैं तो वो हमें पूरी सिक्योरिटी के साथ हमें वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा और उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जब हम डिबेंचर से लोन लेते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं और जो कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं, तो वो सारे किस में आता है, हमारा सिक्योर्ड लोन्स में आता है। अब दूसरा में रखा है द अनसिक्योर्ड लोन्स, और द अनसिक्योर्ड लोन्स आर अदर शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग while without a specific security. They are fixed deposit loans and advance from promoters, intercorporate borrowing, unsecured loans from the bank. Such borrowing amount is amount to rupees 129.89 crore in case of XYZ company limited. अब यहाँ पे हमने देखा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से लोन्स होते हैं, ये हमारे वो लोन्स होते हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कि अगर आपने क्या लिया, एक ऐसा लोन लिया, आपने इस तरीके वाला लोन लिया जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन्स लिया, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली से या फ्रेंड से लोन ले लिया है ना, और अब हम उन्हें ना चुकाए, तो इसकी कोई सिक्योरिटी थोड़ी है कि आपके फैमिली फ्रेंड वाले आपको मारेंगे थोड़ी ना, कि अब हमारा पैसा दे पैसा दे पैसा दे, ऐसे तो नहीं करेंगे। अगर आप नहीं चुकाओगे तो नहीं चुकाओगे, उन लोगों का पैसा मर जाएगा। लेकिन अगर आप एक बैंक से लोन लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, वरना वो आप पे केस फाइल कर सकते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में पूरी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन्स में जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमें नहीं दी जाती है। और अनसिक्योर्ड लोन्स में कौन कौन से लोन आते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गए, और लोन्स जो हो गए जो हम अनसिक्योर्ड तरीके से लेते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ले लेते हैं, फैमिली से ले लेते हैं, रिलेटिव से ले लेते हैं, तो वो हो गए। और क्या होगा, एडवांस फ्रॉम प्रमोटर्स, जो एक कंपनी को प्रमोट करते हैं तो उनसे भी हम क्या लेते हैं, कहते हैं ना एडवांस में, एडवांस दो हमें। जैसे हम ट्यूशन फीस भी देते हैं तो वो एडवांस में देते हैं। तो आप सोचो वो हमें ना पढ़ाएं तो हमारा तो लॉस ही हो जाएगा ना। तो वही है यहाँ पे कि या फिर वो ट्यूशन वाला उठ के चला जाए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो हमारा तो पैसा गया, हमारा तो डूब गया, कोई सिक्योरिटी थोड़ी थी। तो वही जो हम एडवांस में ले लेते हैं पैसा, वो सब प्रमोटर से, इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक से जब हम क्या लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स ले लेते हैं, तो वो सब हमारे किस में आता है, वो सब आता है हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स में। अभी ये हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। द फंड कलेक्टेड बाय अ कंपनी फ्रॉम द ओनर्स एंड आउटसाइडर्स आर एम्प्लॉयड टू क्रिएट फॉलोइंग असेट्स। अब फंड का मतलब मैंने अभी समझाया था, फंड का मतलब क्या होता है, हमारा मनी, पैसा। तो जो हम पैसा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी से, और जो कंपनी में आउटसाइडर्स होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अब वो हर कोई तो मालिक नहीं होता ना कंपनी का, तो कुछ आउटसाइडर होते हैं, कुछ ओनर होते हैं। तो ये दोनों जो पैसा कलेक्ट करते हैं, जो अमाउंट इकट्ठा करते हैं, तो वो कौन से असेट्स में लगते हैं, वो हमारे ये वाले कुछ वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइप के असेट्स क्रिएट करते हैं। तो वो यहाँ पे पहला हमें दे रखा है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट कौन सा होता है, जो हमें लॉन्ग टाइम तक क्या दे, हमें बेनिफिट दे, लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहे, हमारा एक असेट बन के रहे, लॉन्ग टाइम तक हमारा जो प्रॉफिट वो देता रहेगा। तो दीज असेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स, पहले ही मैंने बता दिया था, ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस बट नॉट मेंट फॉर रीसेल। अब जो हमारे फिक्स्ड असेट होते हैं ना, ये हमारे लॉन्ग टर्म वाले असेट्स होते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमें क्या देते हैं, बेनिफिट देके जाते हैं। अभी ये हम किस लिए यूज करते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशन यहाँ पे कोई काटा पीटी नहीं होने वाली है किसी इंसान की, बिजनेस ऑपरेशन मतलब हम अपने बिजनेस के काम में यूज करते हैं। और ये वाले जो असेट्स है ना, ये हम वापस दोबारा सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने पास ही रख के रखते हैं, ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच देंगे, इस ओपिनियन से नहीं खरीदते। इसे हम क्या सोच के खरीदते हैं कि इसे लंबे समय तक अपने पास में रखेंगे। फॉर एग्जांपल द लैंड एंड द बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट्स एंड copyrights are the fixed asset. In case of XYZ Company Limited, fixed asset are worth 526.75 करोड़। अब जैसे हमारे फिक्स्ड असेट में क्या देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। जो कंपनी क्या करती है, अगर जमीन और कोई बिल्डिंग खरीदती है तो वो इसलिए थोड़ी खरीदती है कि आज खरीदा कल बेच दूंगा, फिर कल खरीदूंगा, फिर परसों बेच दूंगा, परसों खरीदूंगा, तरसों बेच दूंगा। इसलिए तो हम नहीं बिल्डिंग और लैंड खरीदते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमने बिल्डिंग और लैंड खरीदी है तो आज खरीद के क्या करेंगे, कम से कम बहुत सालों बाद इसे बेचेंगे, ताकि क्या हो, इस जो जमीन और जो बिल्डिंग है इसका प्राइस बढ़े। और जो प्लांट हम लगाते हैं, प्लांट यहाँ पे
पेड़ पौधे की बात नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना, या प्लांट और फैक्ट्रीज लग रही है, तो वो वाले जो प्लांट होता है, वो मशीनरीज जो हम खरीदते हैं, और पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट्स का पार्ट होता है। जो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें कितने का फिक्स्ड असेट था, 526.75 करोड़। अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम्पल में क्या था, ये बस एग्जाम्पल दे रखा था समझाने के लिए। दूसरा में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट्स है, ये भी हमारे क्या आता है, असेट्स में आता है। तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर क्या हो, बेनिफिट हो। तो द इन्वेस्टमेंट आर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय द इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड इनटू नॉन बिजनेस रिलेटेड एवेन्यूज फॉर गेटिंग इनकम ईदर फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। द इनकम्स आर गेन Thus incomes are gained from the investor are not from the business operations। अब देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अब इन्वेस्टमेंट हमारी किस में आती है, असेट्स में आती है। असेट्स यानी कि हमारी पूंजी, पूंजी यानी कि हमें बेनिफिट देके जाने वाली है इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करें, जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि आज जरूरी तो नहीं कि सारा का सारा पैसा हम अपनी कंपनी से ही कमाएंगे। अगर हमारी कंपनी अच्छा खासा कमा रही है तो हम क्या करेंगे, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लैंड में, कोई बिल्डिंग में, किसी प्लांट, किसी मशीनरी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें क्या करती है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में ही क्या देती है, हमारे रेवेन्यूज या फिर जो हमारा रिटर्न है और जो हमें बेनिफिट है वो प्रोवाइड करके जाती है। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट जो है, इसके इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट क्यों है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हमारा करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे से पढ़ लेते हैं। This consists of cash and other resources which can be converted into cash during the business operation. Current assets are held for a short-term period for meeting day-to-day operational expenditure. The current assets are in the form of raw material, finished good, cash, debtors, inventories, loans, advances and prepaid expenses for the XYZ company limited. The current assets are worth for rupees 1165.20 करोड़। अब करंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस क्या है। करंट असेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, करंट असेट्स हमारे वो वाले सामान होता है, वो हमारी मशीन, वो हमारे असेट्स होते हैं जिन्हें हम क्या है, जिन्हें हम जल्द से जल्द, अगर हमारी मर्जी है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट में हम उन्हें ला सकते हैं। तो वो हो गए हमारे करंट असेट्स। तो असेट्स क्या होते हैं, असेट्स हमारी पूंजी होती है, पूंजी यानी कि जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है। तो करंट असेट्स का मतलब यही है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश। तो हम उसे किस में कर सकते हैं, करंट असेट्स को हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, है ना। तो अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे एक कंपनी है, उसके पास बिल्डिंग है, अब वो क्या चाहती है कि वो पैसा चाहती है। तो अगर उसे लग रहा है कि वो बिल्डिंग उसकी अब काम की नहीं है, वो उसे बेच कर क्या कर सकती है, और पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है। तो वो क्या करेगी, उस बिल्डिंग को बेचकर क्या करेगी, कैश में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये क्या हो गया, ये उसका करंट असेट्स हो गया कि उसने उस बिल्डिंग को खरीदा और क्या करा, अभी उसे बहुत साल हो गए उस बिल्डिंग को, ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया, कुछ सालों से तो उस बिल्डिंग को खरीद के ही रखा होगा ना। तो उसने उस बिल्डिंग को खरीद रखा है, लेकिन अब जब उसकी मर्जी है, अब जब वो चाहती है, कंपनी वाला चाहता है कि वो उस बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दे कैश में, तो क्या करेगा, उसे बेच देगा। तो वो हो गया उसका करंट असेट्स। तो आई होप आपको ये करंट असेट समझ में आएगा। अब लोन्स तो हम समझ ही चुके हैं, लोन हमारे क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। और एडवांसेस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एडवांसेस का मतलब क्या होता है, एडवांस में जब हम पैसा ले लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ये सारी एडवांस में पैसा लेना है ना, तो करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस जो है वो यही होते हैं कि जब हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड में। अब देखो, करंट असेट्स आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। द करंट असेट आर इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो करंट असेट्स हमारी सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश, डेप्टर, इन्वेंचर, लोन, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस में आते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं अपना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम पहले भी देख चुके हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हमारे अलग अलग प्रकार की छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, उन्हें हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट सर्टेन आउटलेज सच एज
preliminary expenses and pre-operative expenses not written off. Those loss indicates a decrease in the owner's equity. The share capital cannot be reduced with loss. Instead, share capital and losses are shown separately on the liability sides एंड असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट रिस्पेक्टिवली. अब देखो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होता है जो क्या करते हैं, जो हमारे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना और छोटे मोटे लॉसेज हैं उन्हें वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो एक कंपनी है, उसमें कॉपी, पेन, कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, इन सब का क्या है, ये सब छोटे मोटे खर्चे ही तो हैं. बस अब हम बैठ के लिखेंगे तो नहीं ना अपनी बैलेंस शीट में कि हमने 2 चेयर खरीदी, आज हमने एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी एक अपने इन्वेस्टर को पिलाई, आज हमने क्या किया 2 पेन हमारे चुर गए, तो ये सब तो नहीं लिखेंगे ना. तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का और लॉसेस का क्या मतलब है कि जब एक कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा पैसा अलग से निकाल के रखती है अपने छोटे मोटे खर्चे और छोटे मोटे लॉस के लिए. अब ऐसा ना करना पड़े उसे कि अच्छा अगर उसमें आज कहीं कंपनी में टूट फूट हुई है तो अब उसे रिपेयर कराने के लिए वो इक्विटी शेयर वालों में से पैसा निकाल रही है, ऐसा तो नहीं करेगी ना. या फिर शेयर कैपिटल में से पैसा निकाल रही है, वो क्या करेगी, जो उसने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का पैसा पहले से ही निकाल के रख रखा है, उस पैसे को वो यूज करके क्या करेगी, वो जो टूट फूट हुई है उसे रिपेयर करा लेगी. तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेस का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कंपनी वाले पहले से ही क्या करते हैं, छोटे मोटे खर्चे और छोटे मोटे लॉसेस के लिए क्या करते हैं, अब पहले से ही अपना पैसा अलग से निकाल के रखती है ताकि जो है उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर कैपिटल है उस पर ना पड़े. तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अब जो हमारा इस पेज का लास्ट टॉपिक है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे हमें. ओके, यहाँ पहुंच जाता है. ओके, तो यहाँ पे दे रखा है व्हाट डू द सब हेडिंग अंडर द फिक्स्ड एसेट ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स. तो अब ये जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं ना, अब इन सब वर्ड्स का, इन सब टर्म्स का मतलब क्या है वो यहाँ पे हमें देखना है. तो द टोटल वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स. वाह वाह मैडम, कुछ समझ नहीं आया. चलो मैं समझाती हूँ. मैं काहे को हूँ बेटा, मैं ही तो समझाऊंगी. देखो, द टोटल वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड असेट्स, यानी कि ऑल फिक्स्ड असेट, यानी कि फिक्स्ड असेट्स हम फिक्स्ड असेट्स हम ऊपर अभी देख चुके हैं. फिक्स्ड असेट्स में अब हमारे जितने भी टाइप के फिक्स्ड असेट्स हैं ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम ग्रॉस ब्लॉक या फिर ग्रॉस फिक्स्ड असेट बोलते हैं. अब फिक्स्ड असेट्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें मेरे किस में आती हैं, फिक्स्ड असेट्स में आती हैं. तो अब ये जो सारी चीज़ें, अब हम ऐसा नहीं कि एक लैंड और बिल्डिंग के लिए हम बोलेंगे ग्रॉस ब्लॉक. अब जितनी भी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, जितने भी हमारे प्लांट है, जितनी भी मशीनरी है, तो सारे फिक्स्ड असेट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस ब्लॉक या फिर ग्रॉस फिक्स्ड असेट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं क्या दिया है, एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑल फिक्स्ड असेट एक्सेप्ट लैंड हैविंग अ फिक्स्ड लाइफ, it is assumed that every year the worth of an asset fall due to usage. This reduction in value is called depreciation. ग्रॉस ब्लॉक हो गया और ग्रॉस फिक्स्ड असेट भी हमारा हो गया. अब क्या है, अब बात आती है डेप्रिसिएशन की. ये ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड असेट दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे दो नाम नहीं दिए, दोनों ये एक ही चीज़ें हैं. अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन क्या होती है, अब अगर हम देखें जितने भी हमारे फिक्स्ड असेट हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंड को छोड़कर, ज़मीन को छोड़कर हमारे जितने भी फिक्स्ड असेट हैं, इन सब की क्या होती है, फिक्स्ड लाइफ होती है. यानी कि आज अगर हमने क्या करा, एक ज़मीन हमने आज खरीदी, वो खरीदी अगर हमने समझो 2 लाख की. अब अगर हमने वो 2 लाख की खरीदी है, तो इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा कि वो ज़मीन घट के 1 लाख की हो जाएगी. इन फ्यूचर जो है वो उस ज़मीन के प्राइसेस बढ़ेंगे. तो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही ऐसा एक फिक्स्ड असेट है जिसकी फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज होती है. ज़मीन के अलावा जितने भी हमारे फिक्स्ड असेट हैं, जैसे कि जो हमारी बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गए, फैक्ट्री हो गई, इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, क्योंकि हम इन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मशीनरी आज खरीदी, एक मशीन खरीदी आपने 1 लाख रुपए की, अब हम उसे यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ परेशानी भी आएंगी, तो उसमें भी खर्चा लगेगा. अभी वो कुछ साल पुरानी हो जाएगी तो भी हमें उसमें रिपेयर में पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी रिपेयरेंस में, या फिर अगर वो टूट जाती है तो उसकी रिपेयरेंस में पैसा लगाना पड़ेगा, या फिर वो पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. आज जो आपने नया फ्रिज खरीदा
लिया उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर जो आपने 10 साल पहले का फ्रिज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो नया होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वो जो 10 साल पुराना फ्रिज है उसकी यूजेज के साथ उसे यूज़ कर करके उसकी वैल्यू जो है हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो जब यही रिडक्शन जो हमारी वैल्यू में हमें देखने को मिलती है अपनी असेट के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझो अगर आपने कार खरीदी, अब वो कार आपने खरीदी 25 लाख रुपए की, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ, उसकी रिपेयरेंस में, उसकी टूट फूट में, उसमें जो खर्चा आया उसमें, है ना, और अब वो पुरानी हो गई। तो इस सब के चलते क्या होगा, वो आगे आने वाले 5 सालों में क्या हो जाएगी, वो 25 लाख की तो रहेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो घट के 20 लाख की रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो असेट था, अब ये वैसे तो फिक्स्ड असेट ही था, हमारी कार हमारे सालों तक चली तो हमारा फिक्स्ड असेट था, अब इसकी वैल्यू जब कम हो गई तो वो हो जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन। The Company Act 1956 stipulated different rates of depreciation for different type of assets and different method calculating depreciation, namely straight line method। अब जो हमारा कंपनी एक्ट है 1956 वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन रेट है ना वो अलग अलग होती है हमारे हर असेट के लिए, और जो डेप्रिसिएशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग मेथड दिए गए हैं। एक दे रखा है जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी जो है हम ना बाकी का नेक्स्ट पेज अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दे रखा है द वर्थ ऑफ द फिक्स्ड असेट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट ब्लॉक। तो हमने अपने बाकी के जो 2 टर्म्स है वो हमने पढ़ लिया, अब हमें जो नेट ब्लॉक है वो भी हम समझ लेते हैं। तो द वर्थ ऑफ द फिक्स्ड असेट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जो वर्थ का मतलब क्या होता है, वैल्यू, है ना, वर्थ का मतलब होता है हमारा वैल्यू, अमाउंट जो आप कहना चाहो। तो जो हमारा फिक्स्ड असेट है आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी कि जब उसकी वैल्यू घट जाती है उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल हमारा फिक्स्ड असेट था 1000 रुपये का, डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 600 रुपये की, है ना। डेप्रिसिएशन में समझो अगर मेरा उसका जो नुकसान होगा 400 रुपये का, तो उसकी वैल्यू अब 600 रुपये हो गई। अब जब हमने उसे बेचा तो उसकी वर्थ क्या आई, उसकी वर्थ आई 600 रुपये। तो अब ये जो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वर्थ आती है ना हमारे फिक्स्ड असेट की, उसे हम बोलते हैं नेट ब्लॉक। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया, ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जो हमारा असेट है ना, उसकी जो रियल वैल्यू थी वो माइनस डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, हमारी नेट ब्लॉक आ जाएगी। तो जो हमारा एग्जांपल था उसमें मैं दे रखा है 946.84 करोड़ हमारा क्या था, असेट, ग्रॉस असेट था, ग्रॉस ब्लॉक था, माइनस 482.19 करोड़ क्या था उसमें से डेप्रिसिएशन। करोड़ तो नहीं लिखा यहाँ पे वैसे, तो यहाँ पे हमारी रुपीज की जो हमारा नेट ब्लॉक आ गया वो आ गया 464.65। अब देखो, द कैपिटल फंड यूज फॉर अ न्यू प्लांट अंडर इरेक्शन, अ मशीन येट टू बी कमीशन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि विच ऑल्सो हैड बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड असेट एज इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस ब्लॉक सून। अब देखो, जब हम क्या करते हैं अपने पैसे को किसी एक नए प्लांट में यूज करते हैं, नए प्लांट में यानी कि जब हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, तो जो हमारा पैसा है उसे जब हम नए प्लांट में यूज करते हैं और उसमें से मशीनरीज का जो हम यूज करते हैं, वो जो उसमें मशीनरीज लगती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो पैसे का काम है वो किस में चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है व्हाट आर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड नेट करंट असेट इन द बैलेंस शीट। अभी बस हमारे ये और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हमारा, यानी कि टोटल 4 टॉपिक है, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट आर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड नेट करंट असेट इन द बैलेंस शीट। जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो है ये करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड नेट करंट असेट्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने करंट लायबिलिटीज आपको पहले ही पढ़ा दिया था, इसमें मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, सीधा सीधा ऐसे बता रही हूँ। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज हमारी वो होती हैं जिन्हें यहाँ लिख देती हूँ, जिन्हें हमें क्या करना है 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है, जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है। देखो, आ कंपनी में रिसीव मैनी ऑफ इट्स डेली सर्विसेज, फलाना ढिमकाना गुड्स एंड सर्विसेज, आ कंपनी में ऑल्सो एक्सेप्ट एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो यहाँ देखो, अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब कहता है कंपनी पे क्या होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये मटेरियल चाहिए, ये गुड चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसके बहुत सारे क्या होता है, खर्चे होते हैं, बहुत सारे उसे लेन देन उसकी चल रही होती है दिन भर। तो अब ये सारी जो चीजें हैं, इसकी जो पेमेंट जो करनी होती है, ये उसकी आती है करंट लायबिलिटीज में। उससे 1 साल के अंदर अंदर ये सब अपने जो काम है
ये निपटाने होते हैं। जो हमें मतलब जो उधारी, जो सारे काम हमें जल्द करने होता है, वो सब आता है हमारे करंट लायबिलिटीज। तो जो उधारी हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। तो करंट लायबिलिटीज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। सिमिलरली द कंपनी में ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस लाइक डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड प्रोविजंस। अब करंट लायबिलिटीज हमने समझ रहे हैं, वो उधारी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है। अब प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस हमारे वो होते हैं जैसे कि जो पैसा हम क्या करते हैं अलग से निकाल के रख लेते हैं कि ये पैसा बिल्कुल अलग रहेगा हमारा, कि अगर इन फ्यूचर हमारे लॉस होते हैं, हमें नहीं पता कि लॉस होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी में आग लग जाएगी, अगर हम इनके सोच लें और कंपनी में आग लग के हमारे प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, तो ये क्या हमारा लॉस है, तो इसकी भरपाई करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो ये पैसा हमने पहले ही सोच के अलग रख लिया। अभी हमें पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर में लॉस होगा या नहीं, लेकिन फिर भी उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं अलग से पैसा निकाल कर रख लेते हैं वो पैसा। या फिर जो डिविडेंड हमें अपने शेयर होल्डर्स को देना है वो, जो टैक्स हमें पे करना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो, तो इस सब का जो पैसा है जो हम अलग से रख लेते हैं ना, वो सारा पैसा किस में आता है? वो सारा पैसा आता है हमारा प्रोविजंस में। तो इन शॉर्ट करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आर अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट ऑन क्रेडिट, एडवांसेस, पेमेंट रिसीव्ड, अकर्ड एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, डिविडेंड, गारंटीज, पेंशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि करंट लायबिलिटीज और जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे जो एडवांसेस हो गए, जैसे हम अपने किसी इन्वेस्टर से एडवांस में पैसा ले लेते हैं, तो वो हमें मतलब जरूरी नहीं कि 1 साल के अंदर अंदर, क्या पता हमें पहले भी चुकाना हो, है ना। तो हम अब पैसा तो हमें चुकाना ही है, तो वो हमारा लायबिलिटीज में जाता है। तो वो जो एडवांस है, जो पेमेंट हमने रिसीव करी है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमें टैक्स देना है, जो डिविडेंड देना है, जो शेयर होल्डर्स को हमें पैसा देना है, तो वो सब हमारे किस में आता है? करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस में। तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस देयरफॉर रिड्यूस द बर्डन ऑफ डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑन करंट असेट्स बाय डेफरिंग सम ऑफ द पेमेंट्स। अब जो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं और जो प्रोविजंस होते हैं, ये क्या करते हैं? जो हमारे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं ना, वो क्या है? फुलफिल करते रहते हैं। यानी कि जो हमारे करंट असेट्स हैं, यानी कि जो हमारे असेट्स हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब मन चाहे कैश में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनका बर्डन ना बढ़ा के। अब जैसे हम पेमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पैसा तो चुकाना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने एसेट्स बेच के पैसा चुकाएंगे। तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं और प्रोविजंस हैं, ये हमारी किस में हेल्प करता है? प्रोविजंस मैंने बताया था ना कि हम अलग से पैसा रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोविजंस में से पैसा निकाल लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज जो प्रोविजंस है, ये हमारी हेल्प करती है हमारे करंट एसेट्स को बचाए रखने में, और जो पैसा हम अपने करंट एसेट्स से निकाल के लगाते हैं वो हम करंट लायबिलिटी और प्रोविजंस में से निकाल के लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है फॉर डेली ऑपरेशंस द कंपनी रिक्वायर फंड इक्वल टू द करंट एसेट लेस द करंट लायबिलिटीज, दिस अमाउंट इज कॉल्ड नेट करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि अब एक कंपनी को क्या चाहिए? पैसे की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स फंड। तो पैसे की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है, तो कंपनी को भी पड़ती है। इक्वल टू करंट असेट्स, तो कंपनी में पैसे की कितनी जरूरत पड़ती है कि उसके पास जितना भी करंट असेट्स है ना, यानी कि करंट असेट जितना वो उसे कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो उस करंट की उसे क्या करती है? उस पैसे की उसे क्या करती है? जरूरत पड़ती है। और उसकी जितनी लायबिलिटीज कम होंगी ना, जितनी उधारी उसकी कम होंगी, उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो जो हमारी डेली बेसिस की जो करंट एसेट्स हैं उसकी रिक्वायर्ड हमें कंपनी को पड़ती हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड, तो वो जो हमारा करंट एसेट्स है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? नेट करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल। ये कट गया थोड़ा सा, देखो। तो देखो जो हमारे डेली बेसिस में जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं, यानी कि जो उसके रोजाना पे की बेसिस पे जो करंट एसेट्स है ना कंपनी के, जो करंट एसेट्स तो आप अभी तक आई होप समझ ही गए होंगे, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो जो कंपनी की जो डेली बेसिस के करंट एसेट्स हैं, है ना, जो उसकी डेली की पूंजी है, वो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं नेट करंट एसेट और नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये हमें एग्जांपल दे रखा है कि XYZ कंपनी में कितने करंट एसेट थे और कितने जो नेट एसेट वर्थ थी, वो सब यहाँ पे हमें बता रखा है। अब देखो, सॉरी यहाँ पे साइड में चले गए हम, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हाउ इज बैलेंस शीट समराइज, यानी कि हम अपने बैलेंस शीट को कैसे समराइज कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अ बैलेंस शीट इंडिकेट्स मैचिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स with applications of fund in case the XYZ company limited total funds employed to the tune of rupees
166.31 crore are from the said two sources of fund: shareholders fund and loan funds. These funds have been utilized to fund total net asset value this, and that consists of fund asset this, investment this, net current asset this is thus in a balance sheet total capital employed is equal to net asset. भैया क्या क्या पढ़ लिया, this that those और इतना सारे करोड़ों रुपया, और समझ में कुछ नहीं आया। मतलब जिंदगी झंड है। कोई बात नहीं, जिंदगी को झंड नहीं बनाएंगे, जिंदगी में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यही समझेंगे आप। अब हम जो हमारी बैलेंस शीट है उसे हम समराइज कैसे कर सकते हैं, उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं। समराइज करना मतलब एक हम समरी जो हम निकाल लेते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है उसे हम कैसे समराइज कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या दे रखा होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स दे रखे होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दे रखे हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड हम अपने पहले ही पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, तो वो आपको याद होने चाहिए। तो जो बैलेंस शीट है उसमें हमारे जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है तो वो क्या होती हैं, वो लिखी हुई होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मैं दे रखा है कि वो सब हमें क्या करना है, चेक करनी होती हैं कि टोटल फंड डिप्लॉय टू द ट्यून रुपीज़, कि यानी कि जो हमारे टोटल फंड्स जो हैं उसमें एम्प्लॉय कितने हैं। यानी कि अब मैं अगर आपको सीधा सीधा कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ में दे रखा है बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो बैलेंस शीट में हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होती हैं, है ना। अभी सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड भूल तो नहीं गया ना, पिछले ही पार्ट में पढ़ा है। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स लोन, कुछ याद आ रहा है, शेयर होल्डर्स लोन, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ऐसा कुछ है ना। तो वो सब सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको याद आ रहा हो। याद ना आ रहा तो बुक खोल के पीछे से देख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, तब ये समझ में आएगा, तभी आगे समझ में आएगा। तो देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है। देखना होता है कि हमारे लोन कितने हैं और हमारे पास हमारे असेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है और हमारे पास असेट्स कितने हैं। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, मैच करना होता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल दे रखा था उसमें हमारे जो टोटल फंड एम्प्लॉयड थे वो ये थे 1066.31 करोड़ एंड फ्रॉम सेट टू सोर्स ऑफ फंड, शेयर होल्डर फंड्स एंड लोन फंड्स। तो अब यहाँ पे मैं क्या दे रखा है कि जो आपके फंड है ना, सोर्सेज ऑफ फंड्स, उनमें यानी कि अब पहले सीधी सीधी बात समझो, एग्जांपल में मत जाओ। यानी कि बैलेंस शीट को समराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जो हमारे लाइबिलिटीज हैं और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, जो हमारे असेट्स हैं, इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है। और फिर हमें ये चेक करना होता है कि हमारे असेट्स ज़्यादा है, हमारी लाइबिलिटीज, हमारी जो कमाई है वो ज़्यादा है, जो हमारी पूंजी है वो ज़्यादा है, या फिर हमारी जो उधारी है वो ज़्यादा है। तो उन दोनों को जब हम कंपेयर कर लेते हैं, दीज फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड टू फंड दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे फंड्स होते हैं यही हमें बताता है कि हमारी जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये प्रॉफिट में है, लॉस में है, हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, हमारा क्या होने वाला है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जब हमारे जो दोनों लाइबिलिटीज और असेट्स को जब हम मैच करते हैं उसके बाद हम अपनी जो बैलेंस शीट है उसे समराइज कर सकते हैं। तो दस इन अ बैलेंस शीट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट असेट्स। अभी नेट असेट्स क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था नेट असेट क्या होता है। देखो जो हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, तो ये क्या है, हमारी टोटल कैपिटल ही तो है। तो जो टोटल कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड है, और नेट असेट्स क्या होता है, जो हमारे डेली बेसिस की जो असेट्स है ना, तो वो हमें ऊपर पढ़ा है ना हमने करंट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस वाले में। तो नेट असेट्स में क्या आ जाएगा, जो हमारे डेली बेसिस के जो असेट्स हैं, तो ये दोनों हमारे क्या होता है, इज इक्वल टू में आ जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाता है। फिर हम सीधा सीधा ये है बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं। अब इन लाइबिलिटीज और असेट्स में से दोनों को जब हम मैच करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, हमारे लाइबिलिटीज ज़्यादा है या फिर हमारे असेट ज़्यादा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम अपना जो बैलेंस शीट है उसे हम समराइज कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं अपना व्हाट डज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं। A profit and loss account shows how much profit or loss has been incurred by a company from its income after providing for all its expenditure within a financial year.
One may also know how the profit available for appropriate is arrived by using profit after tax as well as portion of reserves. Further, it shows the profit appropriation toward dividend, general reserve and balance carried to the balance sheet. ये यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखा है, इसे बाद में देखेंगे। ये देखते हैं अब जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, ये क्या कंसिस्ट करके रखते हैं, ये क्या बताती है, ये बताती है कि कंपनी को कितना तो प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ये यहाँ पे कंपैरिजन करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पिछला जो एक साल गया है उसमें कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, कितना जो फाइनेंशियल ईयर में जो ये जो पिछला साल गया है उसमें कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने अपनी सेल्स बढ़ाई हैं, कितना ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है, कितना ज़्यादा उसका लॉस हुआ है, कितना उसका नुकसान हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने रिजर्व करके रखा है, कितना उसे बेनिफिट हुआ है और कहाँ कहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ पे उसके खर्चे बढ़े हैं, तो कहाँ पे उसे लॉस झेलना पड़ा है कंपनी को। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में हमें बताई जाती है। अब जो हमारा बॉक्स 2 है उसमें हमें बता रखा है कि आइटम 1 रिप्रेजेंट इनकम, आइटम फ्रॉम 2 to 6 शोज वेरियस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा आइटम 1 है वो क्या बताता है, हमारी इनकम बताता है, मतलब जो हमारा बॉक्स 2 है ना उसमें। और जो हमारा 2 to 6 तक जो हमें रिप्रेजेंट करा है वो क्या बता रहा है कि कंपनी के वेरियस खर्चे क्या हैं, है ना। और 7 to 12 जो क्या बता रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या है। एंड 13 ABC इंडिकेट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। तो जो हमारा बॉक्स 2 है उसमें हमें बता रखा है, उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमें दे रखी है। तो एक बार उसे भी हम नज़र देख लेते हैं, उस पर भी नज़र मार लेते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, बॉक्स 2 है। तो ये हमें दे रखा है कि इसमें जो है फर्स्ट में इनकम दे रखे कि ये इतनी इनकम है कंपनी की, फिर उसमें खर्चे क्या हैं, फिर उसमें जो प्रॉफिट का टैक्स है वो कितना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ है ना। तो ये सब जो हमारा बॉक्स 2 है उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दे रखी है। तो ये आप चाहो तो बैठ के देख सकते हो, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। बाकी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे भी हम जल्दी से कवर करके अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 को हम क्या कर देंगे, स्वाहा कर देंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी खुशी हो रही है ना, लास्ट टॉपिक पढ़ते हुए बड़े मुंह पे मुस्कुराहट आ रही होगी, बड़े खुश हो रहे होंगे, अंदर से मन में गुदगुदी हो रही होंगी, लड्डू फूट रहे होंगे कि हाँ इतना बड़ा चैप्टर को भी हम अब खत्म करने वाले हैं। मेरे भी मन में हो रही है, वाह चैप्टर खत्म होने वाला है, वेरी गुड। तो अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद चैप्टर खत्म, नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलने के बाद पढ़ना, पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, पेपर में टॉप करना, वेरी गुड। चलो अब फ्यूचर तक पहुंच गए, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। देखो व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर रहे होता है, स्टेटमेंट चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर अ कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर। तो जो एक कंपनी है उसमें जो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है उसके शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स उसी को देख के तो पता लगाएंगे ना कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कंपनी अच्छा चल रही है, हमें डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो सीधी सीधी बात है कि उनका पैसा भी डूब सकता है अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस जो स्टेटमेंट है वो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देयरफॉर ईच कंपनी ट्राई टू गिव मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशंस वन शुड कंसीडर द फॉलोइंग। तो अब ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला दिया है first point, whether there is an overall improvement of sales as well as profit, operating, gross and net over the similar period half yearly or annually previous year. If so, the company operational management is good. यानी कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रही है कि हमें क्या करना है, जब हमें पूरी कंपनी जो हमारी कंपनी है उसके फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमें क्या देखना है कि उसकी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है उसकी सेल्स की, क्या वो पहले से बेहतर है। यानी कि जो पिछले साल में जितना उसने कमाया था अब उसकी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है सेल्स में वो क्या पिछले साल से ज़्यादा है। अगर पिछले साल से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है वो अच्छी चल रही है, यानी कि वो प्रॉफिट में है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में है ना, अगर वो उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर क्या होता है अगर उसकी जो सेल्स हैं वो कम होती हैं इस साल, तो पिछले साल से क्या है वो लॉस में जा रही है। तो यही हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो कंपनी की ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है, यानी कि ग्रोथ ऑफ सेल्स
है वो हाई जा रही है या लो। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, चेक फॉर द अदर इनकम केयरफुली फॉर हर कंपनीज hope have the scope to manipulate if other income stems from dividend on the investment or invest from the loans and advances, it is good because such income is steadily, but if other income is derived from selling any asset or land, be cautious since such income is not an annual occurrence। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, चेक फॉर द अदर इनकम केयरफुली फॉर हर कंपनीज हैव टू बी स्कोप टू मैनिपुलेट। यानी कि जो हमारी कंपनी है अब क्या करती है, वो इनकम इंक्रीज करने के लिए कुछ तो स्कोप रखती होगी कि आज उसने कुछ तो फैसिलिटीज इंक्रीज करी होंगी, है ना, कुछ तो बेहतर दिया होगा लोगों को। तो जब वो कंपनी में हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो उसकी स्कोप्स हैं, यानी कि जो कंपनी की स्कोप है उसमें जो उसने मैनिपुलेट किया है लोगों को, यानी कि उसमें जो लोगों को उसने फैसिलिटीज प्रोवाइड करे हैं, तो उसके बाद कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी आगे गई है या पीछे गई है। तो वो जो एडवांसेस हैं, यानी कि क्या कंपनी को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, जो स्कोप कंपनी ने लगाए हुए थे कि शायद ये फैसिलिटी देने के बाद हम कंपनी को प्रॉफिट में ले पाएंगे, तो वो स्कोप के बाद क्या सच में कंपनी प्रॉफिट में गई है या फिर लॉस में चली गई। तो वो जो स्कोप है वो हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि कंपनी ने पिछली बार ऐसा किया था तो क्या हमारा लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। तो वो चीज़ हमें अपने स्टेटमेंट में देखनी है। थर्ड दिया है, also check for the increase of all expenditure item with raw material consumption, manpower cost and manufacturing administration and selling expenses। यानी कि see whether the increase these costs are more increase। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरे में यहाँ पे दे रखा है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो उसमें हमें क्या देखना है कि पूरे ओवरऑल खर्चे क्या रहे हैं कंपनी के, है ना, टोटल खर्चे कितने रहे हैं। और अब ऐसा ना हो कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा तो खर्चे में ही जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान ही होगा। तो हमें ये चेक करना है कि अगर पता चल रही है कि कंपनी के खर्चे तो हैं 100 रुपये के और कंपनी को कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है बस 80 रुपये का, तो सीधी बात है अगर प्रॉफिट 80 रुपये का हो रहा है और खर्चे 100 रुपये के हैं, तो कंपनी क्या है -20 के हिसाब से लॉस में चल रही है। तो यहाँ पे मैं वही देख रहा है कि हमारे कंपनी के खर्चे कितने हैं, पहले तो वो चेक करो। उसके बाद कंपनी अपना पैसा जहाँ पे खर्च कर रही है, जैसे रॉ मटेरियल में खर्च कर रही है, और मैन पावर जो उसने एम्प्लॉयज अपने लगा रखे हैं उसमें जो खर्च कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्च कर रही है, और जो अपने एक्सपेंसेस हैं और जो उसके अलग अलग तरीके के खर्चे हैं उसमें जो पैसा खर्च कर रही है, उसके बाद क्या कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, क्या उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, क्या कंपनी बेनिफिट जो है वो कमा पा रही है। तो अगर कमा पा रही है तो वेरी गुड, हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतने सारी चीज़ें करने के बाद भी है, ये सारे खर्चे बढ़ाने के बाद भी अगर कंपनी की सेल्स नहीं इंक्रीज हो रही, तो वो चल रही है भैया लॉस में। तो यहाँ है हमारा नुकसान। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे दिया है हमारा 4th पॉइंट, 5th और 6th के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4th देख लेते हैं, इवेलुएट वेदर द कंपनी कुड मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस अलोन। For this, you should calculate the profit of the company after ignoring all the income except sales. If the profit is so obtained, so positive, the company is operationally profitable, which is healthy sign। यहाँ पे हमें देखना है कि जो कंपनी के जो ऑपरेशंस है, कंपनी जो डिसीजंस ले रही है, कंपनी जो काम कर रही है, उसके हिसाब से क्या कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेक कर पा रही है, प्रॉफिट बना पा रही है। यानी कि अगर कंपनी डिसीजन लेती है, कुछ काम करती है कंपनी, तो क्या उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कुछ कमा पा रही है। और अगर हाँ कमा पा रही है तो वो क्या है, वो एक हेल्दी साइन है कि हाँ कंपनी ने कोई डिसीजन लिया, उसके बाद वो अच्छे से अपना सारा काम कर पा रही है। तो यानी कि तब तो वो सब एकदम पॉजिटिव चल रहा है। अगर कंपनी सब सही से कर रही है ऑपरेशंस, अकेले काम करने के बाद भी अगर वो क्या कर रही है, अच्छे से कमा पा रही है, तो वेरी गुड, कंपनी हमारी प्रॉफिट में। लेकिन वो डिसीजन लेती है उसके बाद भी उसका नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है, लॉस में है। तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट 2nd पॉइंट दिया है, scrutinize the depreciation as well as interest for any abnormal increase. The increase in depreciation is attributed to higher additional। देखो मैं इसलिए जल्दी रीड कर रही हूँ क्योंकि आपको मुझे हिंदी में ही समझाना है, इसलिए मैं जल्दी रीड कर देती हूँ। The increase in depreciation is attributed to higher addition of fixed asset which is good for long term operational of the company. High depreciation may suppress the net profit but it's good for cash flow. So instead of looking out of the net profit, check the cash profit and compare whether it has risen. High interest cost is always a cause of concern because the increased debt burden cannot be reduced in short runs। यहाँ पे मैं क्या दे रखा है
कि जो हमारी डेप्रिसिएशन हमारी कब आती है, जब हम अपने फिक्स्ड असेट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू जब कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें वही दे रखा है कि जब हम क्या करते हैं, अपना अगर हम कोई एक फिक्स्ड असेट लेते हैं, है ना, उसके बाद जो उसकी डेप्रिसिएशन आती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। वैल्यू कम हो गई तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वैल्यू कम हुई है तो यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे एकदम से इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना। हमें क्या देखना है कि जो फिक्स्ड असेट हमने लिया उसने बहुत सालों तक हमें क्या दिया, हमें बेनिफिट दिया, हमारा जो कैश फ्लो था वो अच्छा चलता गया उस फिक्स्ड असेट्स की हेल्प से, है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि अगर हम क्या करते हैं, अगर एक कंपनी को प्रॉफिट में जाना है, मैं बता नहीं रही कि पक्का ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कंपनी फिक्स्ड असेट लेने के बाद प्रॉफिट में ही जाएगी, बट मैं ऐसे ही जनरली बता रही हूँ कि अगर क्या होता है, अगर हमारा अगर हम क्या लेते हैं, फिक्स्ड असेट लेते हैं, उसका जो डेप्रिसिएशन आता है, भले ही वो क्या करता है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा लॉस लाता है, थोड़ा सा कम वैल्यू देता है, लेकिन जो फिक्स्ड असेट है उससे जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है। यानी कि जब फिक्स्ड असेट हम लेते हैं तो उससे जो डेप्रिसिएशन तो बाद में ही आता है ना, लेकिन बहुत सालों तक हमारा जो कैश फ्लो है, जो है हम जो उस फिक्स्ड असेट से कमा सकते हैं वो हम कमा लेते हैं। तो इसलिए अगर हमारा जो है, हम नेट प्रॉफिट पे ना ध्यान देते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने कैश फ्लो पे ध्यान देते हैं, हम अपने डेप्रिसिएशन से भी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अभी से भी देख लेते हैं, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर एंड वेरियस रेशियो in case of half year results, multiply half year earning per share by 2 to get अप्रोक्सीमेटली द एनालाइज अर्निंग पर शेयर। यानी कि जो हमारा अर्निंग पर शेयर है, यानी कि जो हमारा एक शेयर है उसके हिसाब से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा ले रही है, तो वो हमें क्या करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो कौन कैलकुलेट करता है, ये जो कंपनी में अकाउंटेंसी वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि एक जो हमारी कंपनी है उसमें एक शेयर से कंपनी कितना बेनिफिट कमा रही है, अर्निंग पर शेयर, उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम प्रॉफिट में है, लेकिन अगर हम कम कमा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो यही सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें क्या करनी है, अपने ध्यान में रखनी है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को रीड कर रहे थे। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।